नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं आलम आरा की बात करूंगा। आलम आरा 1931 में 14 मार्च को ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म पर विस्तार से बात करने के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप नीचे दिए गए लिंक पर जा कर के मेरे लिए कॉफ़ी खरीद सकते हैं। बाय मी ए कॉफ़ी का लिंक दिया हुआ है। पिछले वीडियो में जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और जो लोग आगे बढ़कर आए, उनमें यश चौहान हैं, नेहा सिंह हैं, नवीन शर्मा हैं, कोलिश ठाकुर हैं और एनके त्रिपाठी हैं। मैं इन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप भी इनकी तरह ज़रूर मुझे प्रोत्साहित करें। तो मैं बात कर रहा था आलम आरा की। आलम आरा 1931 में 14 मार्च को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा घर में लगी थी और ऐसा कहते हैं, एक इंटरव्यू में पढ़ने को मिला कि आर्देशर ईरानी जो इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं, उन्हें अंग्रेजी फिल्म शो बोट देख करके इसका ख्याल आया कि हिंदुस्तानी में या भारतीय फिल्मों के इतिहास में भी एक बोलती फिल्म बननी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने इसकी कोशिश शुरू की। इम्पीरियल फिल्म कंपनी के वे मालिक थे और इम्पीरियल फिल्म कंपनी उसके पहले से साइलेंट फिल्में बनाती रही थी। इस बार उन्होंने जब बोलती फिल्म के बारे में सोचा और उसकी प्लानिंग की तो उन्हें अनेक मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो कोई भी साउंड प्रूफ सेट नहीं था, कोई फ्लोर नहीं था वहाँ पे। और जो लोग इतिहास जानते हैं उनको मालूम होगा कि इम्पीरियल फिल्म कंपनी ग्रांट रोड के आसपास रेलवे ट्रैक के पास ही स्थित थी। इसलिए मूक फिल्मों के ज़माने में तो शूटिंग हो जाती थी, लेकिन जब टॉकी फिल्म शूट करने की बात आई तो यह ख्याल करना पड़ा कि बाहर से कोई शोर शराबा फिल्म के अंदर न आए। अब चूँकि वो रेलवे ट्रैक के पास वो कंपनी थी और स्टूडियो था, तो दिन भर ट्रेनों का आना जाना, लोकल ट्रेनों का आना जाना लगा रहता था। ऐसे में शूटिंग नहीं की जा सकती थी। तो यह तरीका निकाला गया कि रात के 1 बजे से 4 बजे के बीच में फिल्म की शूटिंग हुआ करती थी और सिर्फ 3 घंटे की शूटिंग से यह फिल्म पूरी करनी पड़ी। उस ज़माने में जब मूक फिल्में लगभग 1 महीने में बन जाती थी, इस फिल्म को कई महीने लगे, तब जाकर के यह फिल्म पूरी हो पाई थी। आलम आरा अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। हालांकि यह फिल्म अब मौजूद नहीं है, इसकी कुछ तस्वीरें उपलब्ध हैं और इस पर शोध किया जा रहा है। बहुत सारे शोधार्थी लगे हुए हैं और वे आलम आरा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों मुझे B.D. गर्ग, जो है मशहूर इतिहासकार भी रहे हैं और उन्होंने हिंदी फिल्मों को विशद लिखा है, उनका एक इंटरव्यू मिला जो उन्होंने 15 सालों के दरमियान में 1939 और 1964 में आर्देशर ईरानी से बात करके लिखा था। उसमें आर्देशर ईरानी ने बहुत सारी बातें शेयर की हैं, जैसे कि उन्होंने टर्नर नाम का एक साउंड सिस्टम होता था जो अमेरिका से इंपोर्ट किया था और उसके साथ जो सज्जन आए थे सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए, उस मशीन को बिठाने के लिए, उससे आर्देशर ईरानी और उनके मित्र रुस्तम भरूचा ने रिकॉर्डिंग की बारीकियां सीखी और कुछ दिनों के बाद उन्हें बाय बाय कर दिया। इसलिए कि उन्हें 100 रुपये रोज़ाना, जी हाँ, 1930 में 100 रुपये रोज़ाना उनको देने पड़ते थे, जो एक भारी रकम थी उस फिल्म के हिसाब से। फिल्म के बारे में बताऊं तो आलम आरा को बनाने में कुल 40,000 रुपये का निवेश हुआ था, लेकिन आर्देशर ईरानी का यह निवेश उनके काम आया, क्योंकि जब फिल्म मैजेस्टिक सिनेमा में लगी तो पब्लिक टूट पड़ी, क्योंकि पहली बार कुछ उनको बोलती हुई चीज़ें दिखाई पड़ रही थी, बोलते हुए कलाकार नज़र आ रहे थे, फिल्म में गाने सुनाई पड़ रहे थे और ये सब आर्देशर ईरानी ने सोचा था और क्रिएट किया था। हम सभी जानते हैं इस फिल्म के कलाकारों में जुबेदा का नाम तो सभी जानते हैं, जुबेदा ने काम किया था। इसके अलावा मास्टर विट्ठल ने, जो मराठी फिल्मों में स्टंट एक्टर हुआ करते थे, उनको लीड भूमिका दी गई थी और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो फ़कीर की भूमिका थी, वह एक पड़ोस के चौकीदार को दी गई थी, जिनका नाम
WM खान, वज़ीर मोहम्मद खान था। आर्देश्वरी ईरानी ने उनको सिर्फ इसलिए चुना था कि उनकी मोटी आवाज़ थी और वो गीत था दे दे खुदा के नाम पर, और यह गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। हाँ, इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार जो खलनायक की भूमिका थी वह पृथ्वीराज कपूर ने निभाई थी, और आर्देश्वरी ईरानी का मानना था कि अगर फिल्म बनानी है तो उसमें एक ऐसा खलनायक जरूर होना चाहिए जो प्रभावशाली हो, और इसके लिए उन्होंने पृथ्वीराज कपूर को चुना था। फिल्म में और बहुत सारी बातें हुई थी जो कि लगभग विधान तय करती है। वो ये कि इस फिल्म की भाषा ईरानी साहब ने हिंदुस्तानी तय की थी, जिसमें हिंदी और उर्दू का मिक्स हो। और आप देखें कि आज भी हिंदी फिल्मों में यही भाषा चली आ रही है, इसी भाषा की परंपरा चली आ रही है। हालांकि इधर अब उर्दू के बजाय अंग्रेजी ज़्यादा प्रवेश कर गई है, जो समय के साथ हुआ है। इस फिल्म के बारे में सब लोग बातें करते हैं, लेकिन फिल्म की कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। फिल्म की कहानी कह लें कि महलों की जो राजनीति होती है, महलों का जो फरेब होता है, छल होता है, उसी को बेस करके बनाई गई है कहानी। यह बेसिकली दो रानियों की कहानी है, नौबहार और दिलबहार। नौबहार और दिलबहार दोनों निसंतान हैं, और राजा को इस बात की चिंता है कि कौन वारिस होगा जो उनकी राजगद्दी को संभालेगा। ऐसे में एक फ़कीर आता है और वो भविष्यवाणी करता है कि नौबहार को बेटा होगा। अब इस बात से दिलबहार को ईर्ष्या होती है, और पहले ही उसने देखा है कि नौबहार के प्रति राजा ज़्यादा आसक्त हैं, तो वह उनसे लगभग नफरत सी करती है, और उसका दिल सेनापति आदिल पर आ चुका है, उनसे आसक्त हो चुकी है वो। लेकिन आदिल स्वामी भक्त है, राजा का बहुत ही समर्पित सेनापति है, तो वह मना कर देता है, दिलबहार के प्रेम को ठुकरा देता है। इस बात से दिलबहार को चोट लगती है, वह उसे कैद कर लेती हैं, उसकी बीवी को गायब कर देती हैं, जो कि माँ बनने वाली है। यही बीवी जब बाहर भटक रही है तो एक बेटी को जन्म देती है, और फिर उसकी मृत्यु प्रसव काल में ही हो जाती है। यही बेटी आलम आरा है, जिसे बंजारे पालते हैं। बंजारों की बस्ती में वह पलती है, बंजारों की टोली में वह रहती है, और बाद में बड़ी होने पर वह महल में आती है अपने पिता को आज़ाद कराने के लिए। उसके गर्दन पे एक निशान है, जिससे पता चलता है कि वह निशान सेनापति के गर्दन के निशान के जैसा ही है, इसलिए सभी जानते हैं कि वह सेनापति की ही बेटी है। वह जब जाती है महल में तो वहाँ उसकी मुलाकात राजकुमार से हो जाती है। हाँ, इस बीच में नौबहार को बेटा हो चुका है, जो बड़ा होकर गबरू जवान बन गया है। नौबहार और वो राजकुमार के बीच इश्क होता है, और इस बीच जो बंजारों की टोली थी उसका सरदार असलम भी महल में प्रवेश करता है, और वह कैद खाने में पहुंच जाता है जहां आदिल कैद है, और आदिल को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी दिलबहार फिर से आ जाती है वहाँ जेल में, और वह आखिरी मौका देती है आदिल को कि वह अपना प्रेम उसके प्रति जाहिर करें। आदिल फिर भी इनकार कर देता है, तो वह उसको मारने के लिए तैयार होती है कि अब इसकी जान ले लूँगी मैं। वह अपनी इस कोशिश में लगी ही है, तभी राजा और उनकी सैन्य टुकड़ी भी वहाँ पहुँच जाती है, और फिर दिलबहार पकड़ में आ जाती है। बाद में आदिल को आज़ाद कर दिया जाता है, और फिर जैसा कि उस समय सोचा गया था, आलम आरा और राजकुमार की शादी हो जाती है। और इस फिल्म की कहानी जोसेफ डेविड ने लिखी थी। जोसेफ डेविड मुंबई ड्रामेटिक्स के बहुत ही महारथी नाटककार थे, और उनका यह नाटक पहले से मौजूद था, और फिल्म के स्क्रिप्ट के लिए भी उन्होंने ही इसका परिवर्तन किया था और उसे फिल्म के रूप में ले आए थे। तो ये रही सब आलम आरा से जुड़ी बातें। आपने यह फिल्म देखी नहीं होगी, देखना मुमकिन भी नहीं है, लेकिन इस फिल्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में और हिंदी फिल्मों के इतिहास में पहली टॉकी फिल्म है, और जिसका निर्माण आर्देश्वरी ईरानी ने किया था। आर्देश्वरी ईरानी के साथ एक और तमगा लगा हुआ है, वह कि ईरान की भी पहली फिल्म उन्होंने ही बनाई थी जो ईरानी भाषा में थी, और भी बहुत सारे काम उन्होंने किए थे। उन्होंने पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या बनाई थी, जिसके बारे में कुछ हफ्तों पहले मैंने चर्चा की थी। तो ये बात रही आलम आरा की। आप बताएं यह वीडियो कैसा लगा, और साथ ही मैं फिर से याद दिला दूं कि आप नीचे दिए गए लिंक पे जाएं और बाय मी ये कॉफ़ी, मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें। आपके इस छोटे से
प्रयास से मुझे काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा, एक हिम्मत मिलेगी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।